जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भारतीय संविधान को समझने का और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम उन सभी चीजों को देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आप चाहे किसी भी चीज का के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो हमारा भारतीय संविधान है वह सभी एग्जामों में पूछा जाता है और काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वह हमारे भारतीय संविधान से बनते हैं। तो आगे मैंने आप लोगों को 4-5 क्लासेस बताई हैं जिसमें संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, उन्हें मैंने आपको समझाया है। आज हम जो समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे वह हम पढ़ने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो इसे सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत या पेश किया गया था। अब थोड़ा सा हम इस बात को समझ लेते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अगली वीडियोस में जो मेरी पड़ी हुई है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है और एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि जो हमारी उद्देशिका थी उसका मूल उद्देश्य जो था वो ये था कि कैसे हमारे संविधान का निर्माण होगा, कैसे हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान डाले जाएंगे, लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी, किस प्रकार का उनका जीवन होने वाला है, भारतीय संविधान को किस प्रकार से लिखा जाए ताकि भारत में रह रहे लोगों को किसी भी प्रकार का द्वेष न झेलना पड़े और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वंचित व्यक्ति हो या चाहे वह बहुत अमीर व्यक्ति हो, उसे बराबर का सम्मान मिल सके। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका को संविधान सभा में पेश किया गया था। उसके बाद में यही उद्देशिका आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ने जा रहे हैं और मैंने यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को थोड़ा सा लिख लिया है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने उसी शब्द को लिखा है या उन्हीं लाइनों को लिखा है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को पूरी प्रस्तावना पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोगों को ये उम्मीद दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं पे भी प्रस्तावना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, कहीं से भी आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी फंसेगा नहीं। यानी कि आप इसमें अगर आज की वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो मैं आप लोगों से इस बात का वादा करता हूं कि तकरीबन 60% क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। अगर उद्देशिका से कोई क्वेश्चन आता है प्रस्तावना से तो उसके 60% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इसी क्लास को देखकर। तो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो अपने हाथ में एक पेन और कॉपी भी रखिए ताकि चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम थोड़ा सा पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझते हैं, उसके बाद में इसमें और भी हम थोड़ी चीजें देखेंगे, इससे संबंधित एक दो केस देखेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला है हम भारत के लोग। पहली चीज तो आप लोग इसे यहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए कि हम भारत के लोग। कई बार कई एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह
कहां से आरंभ होती है, तो उसका जो आरंभ होता है वो होता है हम भारत के लोग। भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के यहाँ पे न्याय की बात कही गई है। उसके बाद में है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है और सामाजिक, धार्मिक, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और 2 प्रकार के अवसरों की बात कही गई है, जिसमें शामिल है प्रतिष्ठा, 2 प्रकार की जो अवसर यानी कि समानता, 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, जिसमें है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। फिर आगे हम देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये तो रही भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसे पढ़ना ही उतना महत्वपूर्ण नहीं है, साथ साथ में इसे समझना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसके कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो शब्द है वह है समाजवादी। समाजवादी, पहला जो शब्द है वह है समाजवादी। इसका क्या अर्थ है, पहले तो हम समझ लेते हैं कि समाजवादी या समाजवाद की विचारधारा का जो विचारधारा थी वह उत्पन्न कहां से हुई। हम बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम जरूर समझेंगे। समाजवाद की अवधारणा पूंजीवाद की अवधारणा को पिछाड़ने के लिए या कहें उसका पूरी तरीके से बाइकआउट करने के लिए समाजवाद की अवधारणा लाई गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूंजीवाद जो होता है वह बाजार की मांग और आपूर्ति पे कार्य करता है। पूंजीवादी जो देश होते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता है कि उस देश में रह रहे लोगों की क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना है, बल्कि ये देखा जाता है कि वहां के रह रहे लोग वहां के बाजार में किस चीज की सबसे अधिक डिमांड करते हैं। और पूंजीवाद में जो सबसे ज्यादा देखा जाता था वह बुर्जुआ वर्ग का जो शोषण था वह गरीब तबके के लोगों का बहुत था। यानी जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे वह गरीब तबके के जो लोग थे उनका बहुत ही ज्यादा शोषण करते थे। इन्हीं चीजों को समाप्त करने के लिए समाजवाद या समाजवादी शब्द का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब हम थोड़ा सा समझते हैं
कि भारत में समाजवादी शब्द की जो अवधारणा है उसका क्या उद्देश्य है। तो अगर हम भारत में समाजवादी शब्द के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। सामाजिक सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, इसका क्या मतलब है। सामाजिक और आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज में रह रहे सबसे निचले तबके के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो देश में रह रहे या समाज में रह रहे अन्य जो लोग हैं उन्हें उपलब्ध हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी चीज के लिए वंचित न रह जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा। अगला जो शब्द है वह है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का सीधा सा जो मतलब होता है वह ये होता है कि जो राज्य है, राज्य किसी भी धर्म से बंधा नहीं होगा। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अभी तक तो पूछा नहीं गया है लेकिन आगे पूछा जा सकता है। जो धर्म निरपेक्ष शब्द है इसका अगर हम मतलब निकालें तो इसे हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला हम थोड़ा सा इसका पश्चिम के आधार पर देख सकते हैं और दूसरा भारत, क्योंकि जो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका अर्थ थोड़ा सा पश्चिम के धर्मनिरपेक्ष शब्द से अलग है। अलग कैसे है हम इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पश्चिम का जो धर्मनिरपेक्ष है उसका सीधा सा मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी ना तो वो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही वो किसी धर्म को कमजोर करेगा। यानी राज्य पूरी तरीके से धर्म से मुक्त होगा। लेकिन जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है इसका जो मतलब है वह सकारात्मक है, जहां पश्चिम में इसका मतलब नकारात्मक है, यानी कि राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जहां पश्चिम में इसका मतलब नकारात्मक है, वहीं पे भारत में इसका जो मतलब है या अर्थ है वह सकारात्मक है। यानी कि भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन अगर कोई धर्म है, अगर धर्म से संबंधित कुछ चीजें हैं जैसे कि शिक्षा है, जैसे कि स्वास्थ्य है, या जैसे कि और भी कई सारी एक्टिविटी हैं, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि भारत सरकार हज जो यात्री जाते थे उन्हें सब्सिडी प्रदान करती थी ताकि वो हज जा सके। और जैसे अगर कोई हम धार्मिक विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं तो सरकार उसमें भी अपना योगदान देती है। यानी भारत में इसका सकारात्मक अर्थ इस प्रकार है कि राज्य का कोई धर्म तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी धर्म में विश्वास करते हैं और उस धर्म से संबंधित समाज में कोई नई चीज करना चाहते हैं या नए विचारों को लाना चाहते हैं तो सरकार उसमें आपकी मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हम शब्द देखेंगे वो है लोकतांत्रिक। इसे मैंने आप लोगों को पहले ही
बता दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब है, भारत में इसका जो मतलब है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां पे सरकार लोगों द्वारा चुनी जाएगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। यानी कि यहाँ पे जो सरकार होगी वह जनता जनता के द्वारा चुनी जाएगी। यहाँ पे जो सरकार होगी वह जनता के द्वारा चुनी जाएगी। लोकतंत्र का सबसे अच्छा फायदा जो होता है वह यही होता है कि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और या फिर जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। जब हम शब्द भारतीय संविधान के शब्दों को समझ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है गणराज्य। गणराज्य गणराज्य का जो सीधा सा अर्थ है वह यह है कि देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष जो होगा देश का, वह वंशानुगत क्रम में नहीं होगा, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। यानी कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, वो जो होंगे वो चुने जाएंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। अगला जो हम शब्द समझेंगे वो समझेंगे जो 5 प्रकार के न्याय की, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो पहले हम स्वतंत्रता को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम न्याय को समझेंगे। तो इसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार का मतलब है कि आपका विचार क्या है। आप अगर किसी सरकार का अगर कोई निर्णय है तो उस पे आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि व्यक्ति क्या करना चाहता है, यानी वह कोई भी अगर कार्य करना चाहता है तो वह उसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि किसी दूसरे की इच्छाएं उसके ऊपर थोपी नहीं जाएंगी। और विश्वास का मतलब है कि वह किस चीज में विश्वास करता है। इसे हम धर्म से भी देख सकते हैं, इसे हम किसी आइडियोलॉजी से संबंधित बना के देख सकते हैं, या हम किसी एक विशेष किताब या किसी एक विचारधारा से जोड़कर देख सकते हैं। अगला जो है धर्म, यानी कि वह व्यक्ति किस प्रकार के धर्म को फॉलो करना चाहता है वह उसके लिए स्वतंत्र होगा। अगला है उपासना। उपासना का भी अगर हम मतलब देखें तो यही होता है कि वह किस विचारधारा को या किस धर्म को मानना चाहता है वह उसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 शब्द हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का सीधा सा मतलब है कि समाज में रह रहे सभी लोग समाज में रह रहे सभी लोगों के लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा लागू की जाएंगी वह निचले तबके से लेकर और ऊंचे तबके के जो लोग हैं वह सभी लोगों में समान होगी। यानी कि अगर राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कोशिश किया जाएगा कि निचले से निचले तबके को भी उसमें
शामिल किया जाए और कोई भी व्यक्ति उससे वंचित ना रह जाए। सामाजिक और दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सरकार प्रयास करेगी कि किसी एक विशेष वर्ग के पास जो आर्थिक जो मतलब धन है वह किसी एक विशेष वर्ग या किसी एक व्यक्ति के पास संकेंद्रित न रह जाए। यानी कि राज्य ये प्रयास करेगा कि सभी लोगों को समान रूप से जो आर्थिक स्थिति है, जो अवसर है, वो सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाए और समाज में किसी एक वर्ग का वर्चस्व न रहे। अगला जो है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप ग्राम पंचायत से लेके और राष्ट्रपति तक के चुनाव को लड़ सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात कही गई है जो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप 18 वर्ष के हो गए और आपने कह दिया कि नहीं अब तो मुझे सीधे राष्ट्रपति का ही चुनाव लड़ना है। आपको उसकी जो क्राइटेरिया है, उसके लिए जो निर्बंध रखे गए हैं उसे फुलफिल करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र पूरी हो चुकी हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। तो इन सब योग्यताओं को अगर आप फुलफिल करते हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर भारत की ग्राम पंचायत तक के चुनावों को लड़ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं और भी एक दो शब्द हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखंडता। अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र में रह रहे जितने भी लोग हैं वह उन सभी लोगों में भाईचारे की भावना को स्थापित करना, यानी कि सभी लोगों के अंदर जो विचार हैं वो भाईचारे के हों, यानी कि आपस में लड़ना या दंगे फसाद इन सब चीजों से बहुत ही दूर रहे। यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र में रह रहे लोगों के अंदर भाईचारे की भावना हो, जिससे राष्ट्र की एकता को और उसकी अखंडता को मजबूत किया जा सके, जिससे कि जो बाहरी शक्तियां हैं उनका किसी भी प्रकार का प्रभाव हमारे राष्ट्र पर न पड़े। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ब्रिटिश जब भारत में आए थे तो वो सिर्फ एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उस समय हमारे देश में, हमारे भारत में उस समय राष्ट्र की कोई भावना नहीं थी, राष्ट्र में एकता नहीं थी, राष्ट्र में अखंडता नहीं थी। उसी की वजह से भारत के लमसम 30 करोड़ की जनसंख्या पर महज मुट्ठी भर अंग्रेज शासन किए और उन्हें उनके साथ में ना जाने क्या क्या बर्ताव किया। जब किसी बुक को पढ़ते हैं या किसी मूवी को या वेब सीरीज को देखते हैं तो अभी जैसा कि हम लोगों का नया फोन है तो बहुत ही उबाल मारता है और चीजें बहुत ही गलत लगती हैं और समझ में आती हैं। जैसा कि हम लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो अपने अंदर एक नया जोश उत्पन्न होता है। तो उसका कारण क्या था? आखिर क्यों अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर पाए? तो उसका सीधा सा मतलब यही था कि राष्ट्र के अंदर जो एकता और अखंडता थी वह नहीं थी, वह बहुत ही कमजोर थी। यानी किसी, मान लीजिए कि कोई बिहार का राजा है, कोई पश्चिम बंगाल का राजा है, तो बिहार का राजा पश्चिम बंगाल के राजा पे अटैक कर रहा है और पश्चिम बंगाल का राजा बिहार के राजा पे अटैक कर रहा है। यानी कि इन दोनों में किसी एक राष्ट्र को लेकर कोई भावना नहीं थी, वह सिर्फ अपने राज्य के बारे में ही सोचते होंगे थे। तो उम्मीद करता हूं
कि ये सारे शब्द आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और काफी सही तरीके से मैंने जितना भी मुझसे हो सका है मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे शब्द समझ में भी आए होंगे। अगर एक बार में वीडियो देखने पे चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़िए और उसके बाद में एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। अब हम थोड़ा सा एक दो केस हैं जो इससे संबंधित उसे देख लेते हैं। पहला जो केस है वो है बेरोजगारी केस। पहला जो है वह है बेरोजगारी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। इसके पीछे जो तर्क दिया जा सकता है वह यह भी दिया जा सकता है कि उस समय आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा या ऐसा माना कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। इसके पीछे जो सबसे सरल तर्क दिया जा सकता है वह यह दिया जा सकता है कि जो लोग ने जिन लोगों ने संविधान सभा में थे और जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया था उसमें से बहुत सारे लोग उस वक्त उपलब्ध थे। इसलिए हो सकता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को ना लगा हो, इसलिए उन्होंने कहा हो कि हाँ जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। हालांकि वो तो सर्वोच्च न्यायालय है, हम और आप उसके बारे में क्या ही उतना समझ पाएंगे। अगला जो केस है वह है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस और केशवानंद भारती केस में भारतीय संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना और एक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसकी परिभाषा को तो पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है वह लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वह उसमें जो संसद है उसमें संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो परिभाषा है वह आज भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि इन दो केसों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक शब्द और बहुत छोटा सा है जिसे समझ लेते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संविधान से अलग होकर कोई महत्व है कि नहीं है। तो आप लोग सीधा सा एक शब्द में समझिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संविधान से इतर होकर यानी कि बाहर होकर उसका कोई उद्देश्य नहीं है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य संविधान को साथ में लेकर ही उसके उद्देश्य को सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी कि संविधान से अलग होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कोई जो उद्देश्य है वह नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।